नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा। आज 22 अक्टूबर धनतेरस का दिन है। बिल्कुल सभी प्यारे लाडले विद्यार्थियों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इस पावन महोत्सव की। और क्लास 24 आपनों राजस्थान के इस मंच से आपका बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय मित्रों, आज बहुत शुभ दिन है। आज बिल्कुल मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपके सभी के घरों में इस बार आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो और धन वर्षा हो। तो गाइस, बिल्कुल शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। बिल्कुल वो सभी ग्रेड एस्पायरेंट्स के, वो सभी प्यारे लाडले विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की या फिर थर्ड ग्रेड मेंस या पीटीआई ग्रेड्स की। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड जो आपका संस्कृत शिक्षा विभाग का होना है। और गाइज बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, अभी बिल्कुल 100% यही हमारी राजस्थान सरकार संभावित जनवरी में आपको फिर से फर्स्ट ग्रेड की एक वैकेंसी बिल्कुल आपको दिखाई देगी। तो आप लोग अपने जो अभी अपने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से आप लोग फ्री हुए हैं, मुझे उम्मीद है, आशा है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, ठहरना नहीं है, बस चलते जाना है तब तक जब तक मंजिल को ना पालो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रिय मित्रों, एक बार फटाफट सेशन को धमाकेदार ढंग से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों सभी दोस्तों तक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक बहुत ही शानदार, सबसे पहले क्लास 24 का आपको लोगो दिखाई दे रहा है मित्रों, और बिल्कुल शानदार आज हैप्पी धनतेरस भी मैंने आपको किया है। और एक इंपॉर्टेंट सूचना यहां पर स्क्रीन पर फ्रंट पेज पर लगी हुई है, फ्लैट 25% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है सभी प्रकार के क्लास 24 के ऑल कोर्सेज पर। ठीक है दोस्तों, और ये ऑफर पीरियड बिल्कुल आज यानी 22 अक्टूबर धनतेरस यानी धन वर्षा से लेकर आपके 25 अक्टूबर तक रहेगा, दिवाली के अगले दिन तक रहेगा। प्रिय मित्रों, बिल्कुल तो शुरू करते हैं आज का शानदार जानदार जबरदस्त सेशन। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आशा और उम्मीद करता हूं आपका बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, बहुत अच्छी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। यस गाइस, देखिएगा। और क्वेश्चन से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था, वो तो मेरे मन की बात है, और ये है आपका विवेकानंद बैच। ठीक है ना, जो स्पेशल साइकोलॉजी का बैच है, बैच फॉर स्पेशल साइकोलॉजी बाय संजय शर्मा, यानी मेरे द्वारा ये बैच बिल्कुल 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है मित्रों। सो बिल्कुल कोर्स फीचर्स क्या क्या हैं एक बार बता देता हूं। कंप्लीट कोर्स कवर करवाऊंगा शानदार थ्योरी सेशन के साथ। किसके साथ? शानदार थ्योरी सेशन के साथ। बिल्कुल डाउट सेशंस होंगे, प्लस एमसीक्यूज होंगे ढेर सारे। आपकी शानदार प्रैक्टिस सेशन होगा, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगे। और गजब की बात है, आपके लिए प्रिंटेबल पीडीएफ, यानी आप बिल्कुल जो पढ़ाया गया आज के आज उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइडेंस प्रोग्राम आपको दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बता दूं ये कोर्स आपको लेना कैसे। सबसे बड़ी चीज, आपको 25% का महा डिस्काउंट फ्लैट ऑफर दिया जा रहा है, यानी 499 से भी आपके 25% और डिडक्ट हो गए। यार मित्रों, इतना शुभ अवसर है, मैं कह रहा हूं जो लोग जानते हैं मुझे वो मानते भी हैं, है ना। वो लोग पढ़ते हैं, उनको क्या स्कोर हो रहा है, क्या वो गजब के ढंग से साइकोलॉजी मुझसे सीख पा रहे हैं, उनको सब पता है। तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करो धमाकेदार ढंग से, जिन्होंने नहीं किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गजब की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आप ले कैसे सकते हैं? आसान तरीका। स्टेप 1, सबसे पहले क्लास 24 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंसर्ट करो। उसके बाद सीधे सेकंड स्टेप पर आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आपको नीचे प्रिपरेशन वाले लिंक पर जाना है। प्रिपरेशन पर जाओगे, सीधे गाइज आपको यहां पर बहुत सारे बैचेस दिखाई देंगे, जिसमें भूमिपुत्र बैच है जो एफसीआई के लिए है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र बैच है जो एसएससी के लिए है, इसी प्रकार करंट अफेयर्स का बैच भुवनेश्वर का, इसी प्रकार बहुत सारे बैचेज हैं। तो यहां पर आपको विवेकानंद बैच फॉर साइकोलॉजी स्पेशल बाय संजय शर्मा आपको देखेगा, इस पर जाना है, इसको
क्लिक करना है, सीधे आप बिल्कुल फोर्थ स्टेप पर, फोर्थ स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहां पर आपको ये प्राइस जो 499 दिख रही है आप इसमें ले सकते हैं इन 4 दिनों के अंदर बिल्कुल 25% फ्लैट ऑफर के साथ। तो मेरे दोस्तों अब देर किस बात की है, अगर पढ़नी है मुझसे साइकोलॉजी शानदार थ्योरी के साथ, और साइकोलॉजी ही नहीं ग्रेड 3 एस्पायरेंट्स विद्यार्थी तो आरटी भी इसी प्राइस में पढ़ेंगे और शैक्षिक परिदृश्य भी इसी प्राइस में पढ़ेंगे, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी करो, सब्सक्रिप्शन ले लो और शानदार लर्निंग के साथ आ जाओ मेरे साथ। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर एक एक चीज को खोपड़ी में सेट करते हुए आगे बढ़ूंगा, यही आपसे वादा है और यही मेरा इरादा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो फिर आज का सेशन शानदार जानदार जबरदस्त ढंग से। तो ये रहा आपका आज का बिल्कुल मेरे दोस्तों बिल्कुल एक बार फटाफट शानदार एक और इंपॉर्टेंट, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो और बिल्कुल शानदार क्लास 24 से आप फ्री पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री क्विजेज पा सकते हैं और लाइव टेस्ट फ्री पा सकते हैं। चलिए तो अब आ गया आपका बहुत देर के बाद आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा बड़ा गजब का क्वेश्चन है और बिल्कुल फास्ट तरीके से आप सभी लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन, चलिए बताइएगा, शिक्षकों या वयस्कों द्वारा बालक को सीखने में दिया गया अस्थायी सहयोग कहलाता है। मेरे दोस्तों आपको पता ही है ये अस्थायी सहयोग की जब बात करते हैं, ठीक है ना, वयस्क और शिक्षकों के द्वारा, तो अस्थायी सहयोग की बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। और वाइगोत्स्की के आपको पता ही है ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देते हैं। 3 कौन कौन सी टर्म देते हैं, पहली देते हैं स्कैफोल्डिंग। कौन सी देते हैं, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ये किसकी टर्म है, ये किसकी टर्म है मेरे दोस्तों, अरे ये टर्म किसकी है, यही तो बात है, स्कैफोल्डिंग ये टर्म है वाइगोत्स्की की। दूसरी टर्म देते हैं ये कौन सी, जेडपीडी, जेडपीडी है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और तीसरी टर्म ये देते हैं एमकेओ। ये तीनों टर्म्स को ध्यान रखना है, मोर नॉलेज अदर्स, मोर नॉलेज अदर्स। तो ये 3 चीजें इन्होंने दी हैं। जहां पर अस्थायी सहयोग की बात आती है तो इसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। क्या कहा जाता है मित्रों, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दो धूम धड़ाके से, जबरदस्त तरीके से चलिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्कैफोल्डिंग, जिसे पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है, पाड़ या ढांचा भी कहा जाता है। क्लियर है सभी को, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिशु कब आत्म केंद्रित होता है, यानी सेल्फ सेंटर्ड, व्हेन डज ए बेबी बिकम सेल्फ सेंटर्ड। बताओ, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। गजब का क्वेश्चन है, शिशु कब आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है, यानी खुद से बातें करना है ना, स्वय भाषा का प्रयोग करना, जैसे चिड़िया उड़, तोता उड़, गाय उड़, भैंस उड़, कभी कभी गाय और भैंस को भी उड़ा देते, तो ऐसी स्वय भाषा का प्रयोग भी बच्चा करने लग जाता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था होती है, और वो होती है मेरे लाडलो कौन सी, शैशवावस्था, दैट इज इन्फेंसी स्टेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए इसका राइट एंड परफेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है, मजा आ गया यार। एक बार शानदार ढंग से सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा सिद्धांत व्यवहार व गेस्टोल्टवाद के बीच पुल का कार्य करता है। मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इसको, और जल्दी से फटाफट 100% क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवाद और गेस्टोल्टवाद के बीच का पुल का कार्य करता है। क्षेत्र सिद्धांत ये कुर्ट लेविन ने दिया था, कुर्ट लेविन ने, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है। सामीप्यता का सिद्धांत गुथरी ने दिया था, ये भी नहीं है। अव्यक्त सीखना टॉलमैन ने दिया था, और गाइस टॉलमैन ही तो हैं, टॉलमैन संज्ञानवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं, इसीलिए इसका आंसर बिल्कुल लेटेंट लर्निंग हो जाएगा। विच थ्योरी एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन प्रैक्टिस एंड गेस्टोल्टिज्म, और वो है अव्यक्त अधिगम, टॉलमैन का सिद्धांत, जिसे प्रत्याशा सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्याशा सिद्धांत, संकेत सिद्धांत,
इसको टॉलमैन के सिद्धांत को संकेत, उद्देश्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं मित्रों। कितना आसान प्रश्न है। उद्देश्यवाद का सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत, ये सारे नाम इसको दिए जाते हैं। इसीलिए इसका परफेक्ट और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत आसान है दोस्तों, गजब का क्वेश्चन है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए और इसका आंसर आपका सी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आप कई बार गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन को पढ़ने में ही गड़बड़ कर देते हो। अरे ये विकास और अभिवृद्धि का ही तो क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, विकास और अभिवृद्धि का क्वेश्चन है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। ये बच्चा आगे चलकर ऐसा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सिपाही बनेगा, कलाकार बनेगा, जो कुछ बनेगा, पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, है ना, बिल्कुल लगाया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। विकास रेखीय होता है? रेखीय तो होता ही नहीं, सिर्फ लीनियर थोड़ी होता है। नेवर। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग, रॉन्ग पूछा है ना, तो लीनियर कभी भी नहीं होता, बल्कि स्पाइरल होता है। कैसा होता है दोस्तों? अरे वर्तुलाकार होता है मेरे लाडलो, वर्तुलाकार होता है। इसीलिए आंसर मिल गया हमको। गलत कौन सा है? वो ये रहा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। विकास क्रमिक होता है? बिल्कुल होता है। एविराम चलता है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, 100% होता है। इसलिए गलत आंसर हमको मिल गया, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम को इंगित करो। अरे गाइस, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस रिलेटेड टू मोटिवेशन। आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, नीड, थर्स्ट या इंसेंटिव। ये थर्स्ट का मतलब यहां पर ये नीड, और इसको आप ड्राइव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ड्राइव। इसको आप ड्राइव कह सकते हैं, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट यानी वही आवश्यकता, आपका चालक, कंडक्टर, और उद्दीपक, स्टिमुलेंट, ठीक है ना, मीनिंग वही है। नीड, इंस्पायरेशन और इंसेंटिव। अरे उपरोक्त सभी सारे क्रम एक ही तो हैं, ये बेटा केवल आवश्यकता तीनों में सेम मिल रही है। उद्दीपक, प्रोत्साहन, ये तीनों एक हैं। प्रणोद को चालक भी कहते हैं, अंतर्नोद भी कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बड़ा ही खतरनाक और शानदार प्रश्न है। सेशन को लाइक और शेयर करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, लगातार शानदार ढंग से, गजब की लर्निंग के साथ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रहा मित्रों। बुद्धि का अभिसारी व अपसारी चिंतन का सिद्धांत किसने दिया था? गाइज, अभिसारी और अपसारी चिंतन की जब बात आए, खोपड़ी में सेट होना चाहिए डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट। इन दोनों शब्दों के जनक, हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, सीधी सी बात है, इन दोनों शब्दों के जनक गिलफोर्ड कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? गिलफोर्ड। यहां पर अपसारी को आउट ऑफ द बॉक्स, यानी बिल्कुल, यानी बाहर तक सोचना, दूर दृष्टि तक सोचना अपसारी होता है, और केंद्रित रूप में सोचना, बिल्कुल सेंट्रलाइज सोचना अभिसारी होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। दोनों शब्दों के जनक गिलफोर्ड कहे जाते हैं। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संस्कृति मुक्त परीक्षण है? गजब का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो भैया, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना पड़ेगा, जरूर लगाना पड़ेगा। बताओ, संस्कृति मुक्त अर्थात वह विच कल्चर इज फ्री ट्रायल, यानी विच, बिल्कुल कल्चर फ्री ट्रायल टेस्ट कौन सा है? संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। ये संस्कृति मुक्त किसमें परीक्षण होता है? बुद्धि में। भाषा मुक्त अर्थात वे परीक्षण जो किसी भी संस्कृति के लोगों के लिए काम में लिए जा सके, वे परीक्षण जो किसी भी संस्कृति और किसी भी भाषा से प्रभावित नहीं होते हो, उन्हें संस्कृति मुक्त या भाषा मुक्त बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तो आरपीएम, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बिल्कुल है। कैटल तो इस शब्द के जनक ही है, ये तो संस्कृति मुक्त शब्द के जनक हैं, शब्द के जनक हैं। कौन से शब्द के? अरे संस्कृति मुक्त शब्द के जनक। ड्राइमैन, ये महिला हैं और इन्होंने भी संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण बनाया, तो उपरोक्त सभी यानी ऑल द अबव, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत बड़ा सा है। सृजनात्मकता व बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है। बुद्धि परीक्षण और सृजनात्मक परीक्षणों में कोई अंतर नहीं होता। होता कैसे नहीं है? बुद्धि परीक्षण और सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा उतना ही अधिक सृजनात्मक होगा।
सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। देखो मेरे दोस्तों, यहां पर बुद्धिमत्ता का संबंध सृजनात्मकता से इस प्रकार बिल्कुल ही नहीं होता है। सीधा सिंपल तरीका है, आप ये समझिएगा कि सृजनात्मकता के लिए यानी सृजनशील बालक वो बालक होता है जिसकी बुद्धि, जिसका आईक्यू लेवल 110 से ऊपर हो, यानी सामान्य या औसत दर्जे के बालकों से ऊपर हो। तो आपसे सही पूछा है, सही कथन सिर्फ और सिर्फ ये वाला है। बिल्कुल आपसे इंग्लिश में भी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द को रिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरे डी होगा। बाकी सारे सेंटेंस गलत है, बिल्कुल सेंटेंस गलत है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत किसने दिया था? गजब का खतरनाक प्रश्न है भाई। पर्सनैलिटी से प्रश्न पूछा है बेटा। किससे पूछा है? पर्सनैलिटी से। ये सेकंड ग्रेड के लिए, ये ग्रेड थर्ड मेंस के लिए, ये पीटीआई ग्रेड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनैलिटी। ये फर्स्ट ग्रेड में नहीं आता है, बस किस में नहीं आता? फर्स्ट ग्रेड में पर्सनैलिटी का टॉपिक नहीं आता। लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को समझाता हूं कि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी इसे ना पढ़ने की भूल ना करें, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है पर्सनैलिटी से, इसलिए ये गलती मत करना आप लोग। आप तो पढ़ो, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने, आइजेंक ने, रोजेनमैन ने, फ्रीडमैन ने। किसने दिया था? हु गेव द पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी। अरे व्यक्ति का प्रकार सिद्धांत की अगर बात की जाए तो मेरे दोस्तों, प्रकार सिद्धांत यानी व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत या कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कारक विश्लेषण। देखो प्रकार सिद्धांत तो इन दोनों ने भी दिया है ना, तो दोनों उत्तर होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है। यहां पर रोजेनमैन और फ्रीडमैन ने टाइप ए और टाइप बी दिया है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पर व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण के संबंध में पूछा गया सिद्धांत है। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण के संबंध में पूछा गया है, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर आपका कैटल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा भैया? कैटल। क्या हो जाएगा? कैटल। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। और फटाफट सेशन को धमाकेदार ढंग से लाइक और शेयर कर दो मित्रों, है ना। जल्दी से करना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा, प्रश्नावली व्यक्तित्व की कौन सी विधि है? प्रश्नावली मेथड, पहले तो आपको पता ही है, क्वेश्चनेयर इज विच मेथड ऑफ पर्सनैलिटी। ये क्वेश्चनेयर प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है? प्रतिपादक की बात करें तो प्रतिपादक हैं आपके वुडवर्थ। कौन है मेरे दोस्तों? अरे वुडवर्थ है। पहली बात, वुडवर्थ ने प्रश्नावली के कितने प्रकार बताए? प्रकार 4 बताए हैं। प्रकार 4 बताए किसके? प्रश्नावली के। कौन कौन से? अरे खुली पहली, दूसरी बंद प्रश्नावली, है ना, ओपन क्लोज्ड, तीसरी चित्रित पिक्चर, और चौथी कौन सी है? मिश्रित। इस प्रकार 4 प्रश्नावली देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यह प्रश्नावली विधि है कैसी? अप्रक्षेपी है, व्यक्तिगत है, प्रक्षेपी है, अर्ध प्रक्षेपी है। अरे अप्रक्षेपी है ना, प्रक्षेपी तो कौन कौन सी है? टीएटी है, सीएटी है, आईबीटी है, एफडब्ल्यूएटी है, पीएफटी है आदि, ये सभी प्रक्षेपी हैं। इसलिए अप्रक्षेपी प्रश्नावली विधि है, अप्रक्षेपित, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका क्या हो गया? बिल्कुल नॉन ऑब्जेक्टिव, यानी ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है भैया? गजब का प्रश्न है, बहुत अक्सर पूछ लिया जाता है ना, किसी भी एग्जाम में। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करो दोस्तों, मजा नहीं आ रहा है ना, गजब के ढंग से लाइक और शेयर करना है, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन, सीखने की कठिनाई और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, मूल्यांकन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन इज टू, अध्यापकों की कार्यकुशलता और सफलता का मापन। यहां पर अध्यापकों की, अरे मूल्यांकन तो बच्चों का करना है यार, अध्यापकों का क्यों करोगे, है ना। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का पता लगाना नहीं हो सकता। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की
उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है उनकी पहचान करना 100%। यानी कहां पर लर्निंग गैप बन रहा है, क्या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, क्यों आपके शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही। अगर आपने उनकी पहचान कर ली तो आप उन कारणों को, उन समस्याओं को दूर कर दोगे। तो यहां पर उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता की पहचान करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। दैट्स वेरी सिंपल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल 100% सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ये रहा, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। समय ज्यादा लगता है, समय कम लगता है, कार्यक्षेत्रीय समस्या का व्यवहारिक रूप होता है, विद्यालय व कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार लाना होता है। अरे मित्रों, समय ज्यादा लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आसान सा क्वेश्चन पूछा है, टेक्स मोर टाइम, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, परफेक्ट एंड राइट, बिल्कुल 100%, कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है सभी को? चलेगा, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते रहो मित्रों। क्या करना है? लाइक और शेयर धमाकेदार ढंग से करना है, रुकना मना है। बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल याद रखना, क्रियात्मक अनुसंधान में हमेशा टाइम कम लगता है, और कार्य क्षेत्र जहां पर भी, चाहे वो विद्यालय हो, बालक का व्यवहार हो, विद्यालय के आसपास का वातावरण हो, पढ़ने पढ़ाने की शिक्षण सामग्री हो, सब कुछ, उन सभी के व्यवहारिक रूप से इसका संबंध होता है, ठीक है ना। साथ साथ विद्यालय और कक्षा की संपूर्ण कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। ये क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग 1953 में अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री स्टीफन एम कोरे ने किया था। उससे पहले जॉन कॉलियर ने सेना के क्षेत्र में 1945 में कर दिया था, और समाज के क्षेत्र में कुर्ट लेविन ने 1946 में कर दिया था। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं है कि ये रीड थर्ड ग्रेड मेंस के लिए ही है, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे कॉमन प्रश्न हैं। उन कॉमन प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है, इसलिए इंपोर्टेंट चैप्टर है, शानदार चैप्टर है, इसीलिए इसको पढ़ना ना भूलें मित्रों, ठीक है ना। और आपको करना क्या है, बस शेयर और लाइक करना है, और नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शानदार जानदार जबरदस्त लर्निंग के लिए। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एनसीएफ 2005 किस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बेटा, इसकी भारत में 4 पाठ्यचर्याएं, रूपरेखाएं तैयार हुई थी, लेकिन फाइनल 2005 में बनी थी, ठीक है ना। इसमें 1993 में यशपाल की अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक यशपाल समिति बनी थी, जिसका मकसद था बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। विदाउट बर्डन, है ना, बच्चे बिल्कुल बैग लाद लेते हैं, नहीं, अरे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाओ, बच्चों की उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर पढ़ाओ, यही इसका मकसद था। तो चलो पढ़ते हैं। इन विच एरिया एनसीएफ 2005 अट्रैक्ट्स अटेंशन। बताओ, रटन विधि को सुविधाजनक बनाने में कभी भी ध्यान आकर्षित नहीं करता, पारंपरिक दस्तकारी पर, समस्या हल करने पर, या प्रभुत्ववादी शिक्षण प्रक्रिया पर? प्रभुत्ववादी पर बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल कैसे करेगा, यानी जहां पर एक ही की दादागिरी चलती हो, ऐसी शिक्षण प्रणाली को बिल्कुल नहीं करता। समस्या हल करने पर बल तो देता है, पारंपरिक दस्तकारी पर, लेकिन बच्चों को यहां पर देखो, बहुत गजब का क्वेश्चन है। पारंपरिक दस्तकारी का मतलब है, इस दस्तकारी का मतलब है करके सीखना। इसका अर्थ क्या है? करके सीखना। अरे मित्रों, जब आप अपनी दस्तकारी करोगे तो वहां पर बच्चे क्या करेंगे? एक्टिव एक्शन करेंगे, और एक्शन करना ही इस एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य और ध्येय है। बच्चे गलती कर देते हैं, समस्या का हल करने पर यह आसान सा लगता है, सबसे अच्छा लगता है, और इस शब्द में उलझ जाते हैं, इसलिए गड़बड़ मत करो मेरे दोस्तों। यहां पर दस्तकारी का मतलब है करके सीखना, किसी काम को एक्शन द्वारा सीखना ही इसका मुख्य मकसद था एनसीएफ 2005 का, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार बालक के संप्रेषण कौशल पर प्रभाव डालता है? भैया, ऐसा कौन सा विकासात्मक विकार है जो बालक के कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित करेगा? बताओ। अरे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अफेक्ट्स द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द चाइल्ड?
भाई श्रवण बाधिता, सुनने में कठिनाई, ये सुनने की कठिनाई, बोलने में कठिनाई से क्या लिंक है इसका? नहीं है। अरे ऑटिज्म, ऑटिज्म का अर्थ होता है स्वैलीनता, और बच्चा जब स्वैलीन रहेगा, अपने आप में खोया रहेगा, तो मित्रों संप्रेषण कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा? संप्रेषण का मतलब होता है दूसरों से वार्तालाप करना, बिल्कुल डिस्कशन करना, लाइक और शेयर करते रहो भाई, ठीक है ना। तो यही इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाल अपराध हो नहीं सकता, पिछड़ापन हो नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से अधिगम प्रतिफल को प्रदर्शित करने वाली विशेषता नहीं है। ये लर्निंग आउटकम्स ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं, गड़बड़ नहीं करनी है, ये इनकी नॉलेज आपको बहुत जरूरी है होना। गड़बड़ कर दी तो ये मान लो मर गए, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पाठ्यचर्या का संस्थागत आधार है, यह शिक्षण इकाई का अनिवार्य तत्व है, यह मापन मूल्यांकन योग्य नहीं है। अरे क्यों नहीं है? ये तो गलत आंसर दे दिया। अरे भाई अधिगम के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स मापन मूल्यांकन योग्य तो होते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग आउटकम्स? लर्निंग आउटकम्स मापन मूल्यांकन के योग्य होते हैं, लेकिन यहां पर नहीं लिख दिया, आसान प्रश्न था, इसीलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों फटाफट शानदार जानदार जबरदस्त ढंग से सेशन को लाइक और शेयर तो कर दो भैया, है ना, कर दो जल्दी से फटाफट, कोई गलती मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं मित्रों, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, कौन सा उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है? गजब का क्वेश्चन है। विच अचीवमेंट टेस्ट इज नॉट ए स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन? ठीक है ना, प्रश्न निर्माण करना, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, सीमांकन योजना तैयार करना, छात्रों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का चरण कौन सा नहीं है? गजब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ क्या होगा इसका परफेक्ट और राइट आंसर? बहुत आसान प्रश्न भी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उपलब्धि परीक्षण मित्रों, उपलब्धि परीक्षण सीधा सीधा सा डेविड सी मैक्लेलैंड की हम बात करते हैं, ठीक है ना। उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। इसमें यहां पर कभी भी उपलब्धि परीक्षण में याद रखो, उपलब्धि परीक्षण में छात्रों के कारणों की जानकारी नहीं होती। ये तो निदान का उद्देश्य है, ये तो निदानात्मकता का उद्देश्य है, निदानात्मक प्रक्रिया का उद्देश्य है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका परफेक्ट हो जाएगा। भाई किसी की उपलब्धि जांचना चाहते हो तो प्रश्न तो आपको, प्रश्नावली तो तैयार करनी पड़ेगी, शैक्षिक उद्देश्य भी लिखने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे कि आपको कौन से शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, बिल्कुल जरूरी है। और सीमांकन योजना, बिल्कुल पूरा प्रोपोगेंडा तैयार करना पड़ेगा, इसलिए डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला, किस अवस्था के बालक आक्रामकता और धारणात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? आक्रामकता और धारणात्मक, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन एग्जिबिट अग्रेसिव एंड परसेप्टिव बिहेवियर? मित्रों ये सिगमंड फ्राइड की अवस्थाएं हैं, सिगमंड फ्राइड ने दिया था, है ना। सिगमंड फ्राइड का कौन सा सिद्धांत? ये सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, याद रखना। और इसमें पहला गुदावस्था, मुखावस्था, लैंगिक अवस्था और अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था है ये, ठीक है ना, लेटेंट स्टेज है, लेटेंट स्टेज है, ध्यान रखना, गलती मत करना। गुदावस्था यही तो, इसी में तो बालक आक्रामक और अवधारणात्मक होता है। गुदावस्था में माता पिता बच्चों को टॉयलेट कराने बिल्कुल वॉशरूम में ले जाते हैं, लेकिन वहां नहीं करते और आकर के बिस्तर पर कर देते हैं। बिस्तर गीले करना, जिद करना, हट करना, धारणात्मक व्यवहार, ऐसी जो हठ धर्मिता का व्यवहार होता है वो गुदीय अवस्था में होता है। और इसका टाइमिंग सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया है मित्रों? इसका टाइमिंग 2 से 3 वर्ष का टाइमिंग होता है, ठीक है ना। मुखी अवस्था का 0 से 1 या 2 वर्ष तक का टाइमिंग होता है। लैंगिक अवस्था का 3 से 6 वर्ष का टाइमिंग होता है। अव्यक्त अवस्था का 6 से 12 वर्ष का टाइमिंग होता है। और एक और 5वीं अवस्था इन्होंने बताई थी, वो 5वीं अवस्था कौन सी है? जननेंद्रिय अवस्था, उसका टाइमिंग 12 के बाद होता है। ये यहां पर इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। तो आंसर हमारा क्या हो गया? एक गुदा अवस्था,
ठीक है ना, जिसको हम लोग बिल्कुल मित्रों इसको सिंपल भाषा में एनाल स्टेज कहते हैं, इसे ओरल स्टेज कहते हैं, इसे फैलिक स्टेज कहते हैं, इसे लैटेंट स्टेज, है ना। इसको ध्यान रखना है। ये गुदावस्था एडोलसेंस नहीं है, ये इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, फेस को भी हटा दो। सिंपल गुदावस्था को इंग्लिश में एनाल स्टेज कहो, एनाल स्टेज, और इसको यहां पर ओरल स्टेज कह दो। और इसको, ये ठीक है, लैंगिक सेक्सुअल भी कह सकते हैं या इसको फैलिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फैलिक भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कैंसर रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं मित्रों। कैंसर, कैंसर C4 कैंसर और C टाइप के जो लोग, सॉरी ये नहीं, C टाइप के जो लोग होते हैं वो कैंसर रोग से पीड़ित होते हैं। अरे C4 कैंसर, C4 कैंसर, ये ध्यान रखना, ये किसने दिया था? अरे ये मॉरिस ने दिया था। किसने दिया था लाडलो? मॉरिस ने दिया था। सेशन को लाइक और शेयर करते रहो दोस्तों, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है और आराम भी नहीं करना है, बस चलते रहना है जब तक मंजिल को ना पालो मित्रों। और इसके लिए कदम दर कदम क्लास 24 आपके साथ है, इसीलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा। ठीक है, बिल्कुल 20 क्वेश्चंस का शानदार जानदार जबरदस्त सेशन है। बताओ कौन सा प्रत्यक्ष समायोजन? अब प्रत्यक्ष पूछ लिया आपसे, और प्रत्यक्ष तो 4 हैं, खोपड़ी में तुरंत आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ डायरेक्ट एडजस्टमेंट? प्रत्यक्ष के 4 हैं, कितने? 4। कितने? 4। कौन कौन से? बाधाओं को दूर करना, दूसरा अन्य मार्ग खोजना, तीसरा लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, चौथा विश्लेषण या निर्णय करना। बस इन 4 के अलावा जो होगा, औचित्य स्थापन करना, विस्थापन, प्रक्षेपण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। प्रत्यक्ष पूछा है, ये तीनों तो क्या है? अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, और ये अकेला प्रत्यक्ष है। तो आंसर प्रत्यक्ष ही पूछा है ना, डी हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल डी हो गया, इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। समायोजन और कुसमायोजन से, यहां पर कुसमायोजन से बचने की रक्षा युक्तियां हैं, मनोरक्षा अभियांत्रिकाएं हैं, इसीलिए आपको कोई गलती नहीं करनी है मेरे लाडलो। चलिएगा, और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा, कौन सा एडविन गुथरी से संबंधित नहीं है? कौन सा एडविन गुथरी से संबंधित? विच वन इज नॉट रिलेटेड टू एडविन गुथरी? बताओ। रूढ़िबद्ध व्यवहार, सैपिंग और चैनिंग, सामीप्यता का सिद्धांत, एक प्रयासीय सीखना। मित्रों ये सैपिंग और चैनिंग जो है ना, ये सैपिंग और चैनिंग यहां पर स्कीनर ने प्रयोग किया है। अरे किसने प्रयोग किया है भैया? स्कीनर ने प्रयोग किया है। इस बात को खोपड़ी में सेट कर लो। इसीलिए सैपिंग एंड चेनिंग जो है वो स्कीनर का है, और बाकी सब एडविन गुथरी के सामीप्यता सिद्धांत या रूढ़िबद्ध व्यवहार सिद्धांत या एक प्रयासीय सीखना सिद्धांत, इसी को कहा जाता है। एडविन गुथरी मूल रूप से व्यवहारवादी मनोविज्ञानी थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाडले विद्यार्थियों, ये रहा आज का शानदार जानदार जबरदस्त सेशन। और बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, फॉर फ्री क्लासेस एंड पीडीएफ डाउनलोड करें यहां पर क्लास 24 की एप्लीकेशन को। बिल्कुल विवेकानंद बैच को ज्वाइन करने के लिए भी, या फिर महाराणा बैच सीईटी को ज्वाइन करने के लिए भी, या फिर EORO का बैच ज्वाइन करने के लिए भी, और साथ साथ हिंदी स्पेशल गुरु दक्षिणा बैच F4 LDC रीट सेकंड ग्रेड के लिए मिस्टर गणेश सर द्वारा चलाया जा रहा है, उनके लिए भी आपको इसी एप्लीकेशन पर कोर्सेज अवेलेबल हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो फटाफट, देरी किस बात की है? बिल्कुल आज से आपका फ्लैट 25 डिस्काउंट ऑफर शुरू हुआ है जो चलेगा 25 तक। लेकिन आपको तो आज धनतेरस है ना, तो आज ही आपको ये कर लेना चाहिए और बिल्कुल शानदार जानदार लर्निंग के साथ आपको पढ़ना चाहिए। तो गाइज सेशन को लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।